हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से आज हमारा टॉपिक है। भारतीय संविधान जो संविधान है यह हमारे देश का गौरव है। इससे आज आपका टॉपिक है प्रस्तावना, प्रेम्बल। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्रथम बार भारत के संदर्भ में, भारत के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रस्तावना की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रस्तावना की बात की गई थी। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही क्या कहते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। जो चेम्सफोर्ड थे ये क्या थे? 1919 में भारत के सचिव थे और मॉन्टेग्यू क्या थे? या भारत के वायसराय थे। लेकिन या 1919 में प्रस्तावना की बात की गई है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना की बात नहीं की गई है। 1935 में जो है प्रस्तावना की बात नहीं की गई है। लेकिन हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में प्रस्तावना की बात नहीं की गई है। प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। अमेरिका में क्या था? वी द पीपल ऑफ यूएसए, हम यूएसए के लोग। लेकिन हमारे भारत में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। देखिए, प्रस्तावना की लिखित भावना या उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। प्रस्तावना की लिखित भावना किससे ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। 24 जनवरी 1947 को प्रस्तावना संविधान सभा से पास होता है। 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया जाता है। 17 अक्टूबर 1948 को क्या किया जाता है? प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया जाता है। फिर 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। और 26 नवंबर को ही इसीलिए क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या विधिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसकी स्वीकृति मिली। 24 जनवरी 1947 को प्रस्तावना संविधान सभा से पास हुआ। 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किए? अंगीकृत किए। अब देखिए, हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रथम पैरा समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष शब्द, 6वां पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब हमारी प्रस्तावना कैसे है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईसा मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी क्या थी? प्रस्तावना थी। तो प्रस्तावना के प्रथम पैरा में, जैसे कि प्रथम पैरा क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, प्रथम पैरा में ये जोड़ा गया। फिर जो आपका छठवां पैरा था आपका, उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यह आपके छठवें पैरे में क्या जोड़ा गया? अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब देखिए, इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,000 में इससे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, राम मनोहर सिन्हा जी ने क्या किया था? प्रस्तावना को सजाया था। प्रस्तावना को सजाया किसने था? राम मनोहर सिन्हा जी ने सजाया था। आचार्य नंदलाल बोस जी ने संविधान में चित्रकारी की थी तथा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, जो कहाँ है? सारनाथ में है। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने क्या किया था? संविधान लिखा था। राम मनोहर सिन्हा जी ने संविधान को सजाया। आचार्य नंदलाल बोस जी ने संविधान में चित्रकारी की तथा राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है? अशोक चिन्ह है। यह सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने क्या किया? संविधान को लिखा। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा। अब देखिए, हमारी प्रस्तावना से संबंधित केस, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? यह आपका पता चलेगा किससे? ये केस था, सबसे पहले आपका केस 1957 का करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। ये इस केस में क्या कहा गया? प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत नहीं जा सकते। या प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो हम उसकी रक्षा के लिए अदालत नहीं जा सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में यह कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन री बेरूबारी यूनियन केस। इन री बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी जो है यह जलपाईगुड़ी जिले में है। या बेरूबारी यूनियन केस ये वेस्ट बंगाल का केस था, पश्चिम बंगाल का केस था। यह कब का केस था? 1960 का केस है। उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इन बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा गया था? बेरूबारी यूनियन केस में कहा गया कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, यह हमारे संविधान का अंग नहीं है। ये संविधान की प्रेरणा स्रोत जरूर है लेकिन हमारे संविधान का अंग नहीं है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होगी, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होगी, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक हो गया। यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। इस केस में कहा गया जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी, समझ नहीं आएगी, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक होगी। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी होगी।
सिर्फ संविधान निर्माताओं के, जो कि संविधान निर्माण हुआ, जो निर्माण किए वह क्या सोचते थे, उनके विचार क्या थे, बस उसको जानने की कुंजी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो हमारा लैंडमार्क केस है, वह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बना केरल राज्य। यह आपका केस कब का था? 1973 का था। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के न्याय को उलटते हुए कहा, जो उन्होंने अपने पूर्व का न्याय दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे उलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। पहले हम केशवानंद भारती केस के बारे में जान लेते हैं। केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती जो केस है, यह केस कहाँ से है? केरल से है। केरल में इनका मठ था जिस पर सरकार ने क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। फिर अधिग्रहण जब किया तो केशवानंद भारती जी कोर्ट गए। इनकी सुनवाई कुल 68 दिन हुई। 68 डेज इनके केस की सिर्फ सुनवाई हुई है। इनके केस में 13 जज थे जिन्होंने अपना फैसला दिया। इनके केस की शुरुआत कब से हुई? देखिए 31 अक्टूबर 1972 से लेकर के 23 मार्च 1973 तक, इतने दिनों में इनकी सुनवाई, 68 दिनों तक इनकी सुनवाई हुई। 13 जज थे। केशवानंद भारती जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इनकी डेथ हुई है, इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। 68 दिन इनकी सुनवाई हुई। इसमें CJI कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सीकरी जी थे, और 12 अन्य जज थे। 12 अन्य जज थे। जो सुनवाई हुई वह 7:6 के अनुपात में सुनवाई हुई। 7 लोग केशवानंद भारती जी के पक्ष में थे और 6 लोग क्या थे? विपक्ष में थे। अब देखिए इनके सुनवाई, केशवानंद भारती जी के कारण क्या क्या हुआ। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, लेकिन बेरुबारी यूनियन में क्या कहा गया? संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका जो है यह संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती केस में कहा गया उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जाता है। हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है, लेकिन मूल ढांचे के अलावा हमारे मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा, ये समय समय पर कोर्ट बताता रहता है कि मूल ढांचा क्या है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उद्देशिका क्या है? न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अब देखिए इसी केस में क्या बताया गया? संविधान की सर्वोच्चता बताई गई, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताया गया, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बताया गया, संसदीय प्रणाली बताई गई, न्याय का प्रभावकारी पहुंच बताया गया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई। सिर्फ एक केस की वजह से हमारे संविधान में बहुत कुछ संशोधित किया गया। अब देखिए हमारी प्रस्तावना में भी इसी कारणवश संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द क्या किए जाते हैं? जोड़े जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे बम्बई केस। यह आपका केस होता है 1993 में। जस्टिस रामास्वामी ने अपने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा, प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है।
प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप संघीय संरचना है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप संघीय संरचना है। क्या है? प्रस्तावना हमारी। अब देखिए, ऐसे बम्बई केस की बात ही की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद स्वरूप है। सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। अब नेक्स्ट आपका केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये आपका केस है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। उद्देशिका को क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा कहा। लेकिन हमारे संविधान निर्माणकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन हिदायतुल्लाह जी, जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है? यह हमारे प्रस्तावना को कहा है। अब देखिए, के.एम. मुंशी जी, ये इन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक जन्मदम पत्री कहा है। के.एम. मुंशी जी ने राजनीतिक जन्म पत्री कहा है हमारी प्रस्तावना को। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा है? संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। अटालिका क्या कहते हैं? महल को कहते हैं। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है। उद्देशिका क्या है? आधारशिला है, या किसी महल का क्या है? नींव है। तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। उस नींव पर खड़ी हुई अटालिका क्या है? संविधान है। अब देखिए, किस और लोगों के मत देख लेते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा है? संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना क्या है? यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है बल्कि कुंजी है। जो हमारी प्रस्तावना है यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह एक क्या है? कुंजी है। अर्नेस्ट बॉकर ने क्या कहा है? इन्होंने राजनीतिक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। इन्होंने राजनीतिक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। अर्नेस्ट बॉकर ने क्या कहा है? प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अर्नेस्ट बॉकर जी की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट, अर्नेस्ट बॉकर जी की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें भारतीय संविधान का इन्होंने जिक्र किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं। 5 प्रकार के रिट हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब प्रस्तावना कैसे है? प्रस्तावना का स्रोत क्या है? ये देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? हम भारत के लोग, उद्देशिका का आरंभ या प्रस्तावना का आरंभ किससे होता है? हम भारत के लोग से होता है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत की जनता है वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, वह क्या है?
समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संप्रभुत्व जनता में निहित है। जो संप्रभुता है वह किस में निहित है? जनता में निहित है। तथा भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। जो हमारा भारतीय संविधान क्या है? यह इसकी इच्छा का परिणाम है। अब देखिए, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की। देश की प्रकृति का पता चलता है। हमारे देश की प्रकृति का भी हमारे प्रस्तावना से ही पता चलता है कि हमारे देश की प्रकृति क्या है। तो हमारा देश कैसा है? संप्रभुत्व है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। उद्देश्य का पता चलता है। हमारी प्रस्तावना से किसका पता चलता है? उद्देश्य का पता चलता है। हमको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समता मिलेगी, बंधुत्व मिलेगा, एकता होगी और अखंडता होगी। और अंगीकृत करने की तिथि का पता चलता है 26 नवंबर 1949 में कि हमारी प्रस्तावना को कब अपनाया गया, यह भी हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए, संविधान में सबसे पहले संप्रभुत्व शब्द आता है। संप्रभुत्व शब्द आता है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहला शब्द क्या आता है? संप्रभुत्व आता है। तो यह क्या बताता है कि हमारा देश क्या है? संप्रभुत्व घोषित है। संप्रभुता क्या होती है? हमें अपनी नीति बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, चाहे वो अंदरूनी मामला हो या बाह्यतम मामला हो। अंदरूनी मामला हो, जो हमारे अंदर, राज्यों के अंदर, देश के अंदर जो मामले होते हैं वो उसके लिए, और बाह्य मामला है, दोनों में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी अन्य देश का कोई जोर या नहीं है। फिर समाजवाद। समाजवाद कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद जोड़ा गया। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और यह प्रभावी कब से हुआ? यह प्रभावी हुआ 3 जनवरी 1947 से। संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। लेकिन जो यह प्रभावी हुआ 3 जनवरी 1977 से। लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। हम सरकारी तथा प्राइवेट दोनों कंपनियां, दोनों लोग क्या करेंगे? साथ साथ काम करेंगे। समाजवाद का आदेश क्या था? गरीबी को हटाना, बीमारी का उन्मूलन और अवसर की समानता, पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, समाजवाद के बाद कौन सा शब्द आया? हमारा शब्द आया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। हमारे देश में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं है। देखिए, भाग 3 में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भाग 3 है हमारा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यह भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। इसका मतलब ये हुआ पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। इसीलिए हमारे देश में भाईचारे से सभी धर्म क्या रहते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जबकि अन्य देशों में देखा जाए वहाँ पे एक धर्म होता है, जैसे म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ पर अपने राज्य के कोई ना कोई धर्म होते हैं। यहाँ राज्य में अपने धर्म होते हैं। ये सब बौद्ध धर्म को मान्यता देते हैं। लोकतांत्रिक, आपका लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक है हम पर जो सरकार शासन करेगी वह लोगों के द्वारा चुनी हुई होगी। लोगों के द्वारा क्या होगी? चुनी हुई होगी। वह चुनी गई होगी या फिर प्रत्यक्ष मत से हो या अप्रत्यक्ष हो। हमारे देश में क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली है जो फ्रेंच पद्धति पर आधारित है। प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से
हमारे लोग चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष का अर्थ होगा वोटर जो होंगे वो प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि क्या होते हैं? मंत्री परिषद को चुनते हैं, और मंत्री परिषद ही क्या चुनते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो वोटर होते हैं, अप्रत्यक्ष मत में होगा कि जो वोटर होते हैं वो प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? हमारे मंत्री परिषद को चुनते हैं, और मंत्री परिषद ही किसे चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब देखिए गणराज्य। गणराज्य क्या है? जो हमारे देश का प्रमुख होगा वो क्या होगा? चुना हुआ होगा। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो क्या है? चुने गए हैं। तो हमारा देश इसलिए क्या है? गणराज्य है। न्याय कितने प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की न्याय दी गई है। देखिए न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय होगा जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, रंग आदि के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ कि हम जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सभी धर्म समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सभी जाति समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक का मतलब क्या है? आय के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, इस आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा। राजनीतिक क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष या उससे ऊपर जो होंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। यहाँ तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये तीनों न्याय हमने किससे लिए हुए हैं? रूस क्रांति से लाए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साम्य समाजवाद। जो साम्य समाजवाद है ये क्या है? जल, जमीन, उत्पादन के सारे संसाधन होंगे, सभी क्या होंगे? केंद्रीकृत होंगे। सरकार या राज्य फैसले ले सकती है। निजी संपत्ति निर्माण नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता, हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमें कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा उपासना की। हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की। हम अपने विचारों का, अब देखिए समता, अवसर तथा प्रतिष्ठा की। बंधुत्व क्या है? यह भाईचारे की भावना बताता है कि हमारे देश में एकता व अखंडता रहेगी, व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी। हम इस संविधान को इसलिए अपना रहे हैं ताकि जो भी बातें कही गई हैं वह बातें हमारे देश के नागरिकों के हित के लिए हो। इन सभी के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या अपनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था ये आपका प्रस्तावना था। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिली। 24 जनवरी 1947 को प्रस्तावना संविधान सभा में पास हुआ। संविधान सभा से क्या हो गया? पास हो गया। 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया? इसे अंगीकृत कर लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये संशोधन कब हुआ? किसकी सिफारिश पे हुआ? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावना को क्या किया गया? सजाया गया। आचार्य नंदलाल बोस जी द्वारा संविधान में चित्रकारी की गई तथा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह का निर्माण किया। फिर प्रेम बिहारी रायजादा जी ने क्या किया? संविधान हमारा लिखा अपने हाथों से। फ्रेंड्स, ये आज आपका टॉपिक था, हमारा प्रस्तावना या उद्देश्य का। इसके बाद आपका टॉपिक होगा
संविधान की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा संविधान की विशेषता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।